हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की समाजशास्त्र की कक्षा में एमपी सेट और एपी के लिए सोशलॉजी की जो क्लास है वो अभी हमने कुछ समय पहले ही स्टार्ट की है और इसमें हमने यूनिट नंबर 1 यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं ये स्टार्ट कर दी हैं। और यूनिट नंबर 1 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो दुर्खीम, जो सबसे पहले विचारक हमने जो उठाए थे शास्त्रीय विचारक, वो दुर्खीम उठाए थे। और दुर्खीम के बारे में 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर था उनका सामाजिक तथ्य, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक थ्योरी है उनकी दुर्खीम की, वो सामाजिक तथ्य के बारे में था। जो स्टूडेंट्स वो लेक्चर नहीं देख पाए हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए हमारे, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेट सोशलॉजी के नाम से, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा। सामूहिक प्रतिनिधित्व बोल दीजिए या सामूहिक प्रतिनिधान के नाम से भी इसे जानते हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये दुर्खीम का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका नाम है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। तो एक प्रश्न तो जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक प्रश्न है, वो यहीं से बन जाता है कि सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है। तो वो अवधारणा किसकी आ जाएगी? दुर्खीम की। अब देखिए, सामूहिक प्रतिनिधान का यदि हम अर्थ निकालते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान, इसका आखिर अर्थ क्या है, तो अर्थ इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्चुअली। और यदि हम लिखते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व, क्या लिखें? सामूहिक प्रतिनिधित्व। अब देखिए, प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधान, ठीक है, पब्लिक इसको कर देते हैं हम प्रतिनिधान, यानी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जो किस प्रकार का है, वो सामूहिक है, यानी बहुत सारे लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है, ठीक है, हो सकता है कि वो किसी, कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या डिफेंस को लेकर के हो, तो एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में पहुंचता है, ठीक है, और वो पूरे देश की तरफ से क्या करता है, उस एमओयू पर साइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करता है। वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में कुछ भी हो सकता है, तो वो पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतिनिधित्व है जो पूरे समूह का है। यहाँ पर समूह का मतलब हम समाज से लेकर के चलते हैं। दुर्खीम ये कहते हैं कि कुछ प्रतीक इस प्रकार के होते हैं जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो प्रतीक होते हैं, इनके साथ ये जो पूरा समाज है, इस समाज की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, इस समाज की नैतिकता, पूरा इथिक्स, पूरा संवेदनाएं, पूरा राजनीतिक, कहना चाहिए कि संवेदनाएं, हर प्रकार की चीजें ये समाज की इस प्रतीक के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। और ये जो पूरा प्रतीक है, ये जो प्रतीक है, ये उस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दुर्कीम ऐसे प्रतीकों को, प्रतीक से मतलब क्या हो जाएगा? सिंबल, ठीक है। तो ऐसे प्रतीकों को, ऐसे सिंबल्स को दुर्खीम क्या बोलते हैं? सामूहिक प्रतिनिधित्व। इसका एक उदाहरण, कई सारे उदाहरण हैं। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है? वो सामूहिक प्रतिनिधान का उदाहरण है। एक्चुअली हर एक देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो उस देश का सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है। हमारे देश का जो तिरंगा है, ये हमारे देश का सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। ये हमारे देश की एकता का प्रतीक है। और इसके साथ हमारे देश के जो इमोशंस हैं वो जुड़े हुए हैं, एथिक्स जुड़ी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना राष्ट्रीय ध्वज, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जब भी कोई भी खिलाड़ी कोई भी मेडल जीतता है,
तो वो अपने हाथ में क्या कर लेता है, जैसे कि अभी ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीता, वो झंडे को लेकर के पूरे स्टेडियम में दौड़ते हैं, उसी झंडे के नीचे खड़े होकर के उनका राष्ट्रगान होता है। तो वो जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो सामूहिक प्रतिनिधान का एक उदाहरण है। ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं जो पूरे समाज का क्या करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। जैसे गीता की जो पुस्तक है, आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, और यदि आप कोर्ट की कार्रवाई में गए होंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो गीता है, और गीता पर हाथ रख करके शपथ दिलाई जाती है। और आपने फिल्मों में सुना होगा कि जो शपथ ग्रहीता होता है वो बोलता है कि मैं गीता की शपथ लेता हूँ, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ और नहीं कहूंगा। तो गीता जो पुस्तक है वो केवल एक पुस्तक नहीं है, वो सामूहिक प्रतिनिधान है पूरे हिंदू धर्म के कहना चाहिए न्याय और धार्मिक विश्वास का। इसलिए गीता पर हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है। ठीक, ऐसे और कई सारे, जैसे कि न्याय व्यवस्था में हम एक बात और ले लें कि जो न्याय की जो देवी है, न्याय की देवी जिसके हाथ में तराजू है और उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये सब क्या है, ये न्याय का प्रतीक है। तो ऐसे कई सारे प्रतीक होते हैं जो समाज के, या तो पूरे समाज के वो कहना चाहिए कि प्रतिनिधित्व करते हैं, या समाज के किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जब भी विवाह होता है और विवाह की जो पत्रिका छपती है, उस विवाह की पत्रिका में आपने देखा होगा कि स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ रहता है। तो एक्चुअली देखा जाए ना, स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है, इसके अलावा कलश भी बना रहता है। तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये हिंदू धर्म के धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। तो ये सब दुर्खिम ने क्या कहा, इन सबको क्या बोला है, सामूहिक प्रतिनिधान के नाम से जाना जाता है इनको। तो दैट सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, प्रतीक है। यदि आपसे एमसीक्यू में पूछें कि सामूहिक प्रतिनिधान आखिर है क्या, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या देते हैं दुर्खिम। दुर्खिम बोलते हैं प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ठीक, यानी कि बहुत सारे विचार, बहुत सारी धारणाएं समाज के ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। क्योंकि ये विचार, धारणाएं और भावनाएं सबके द्वारा मान्य होती हैं, यानी इन विचारों को, धारणाओं को, मान्यताओं को सभी लोग क्या कर देते हैं, मान्यता देते हैं। इस कारण ये सामूहिक रूप में समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं, ये क्या करेंगी, उस समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि इनको क्या कर लिया है, सभी लोगों ने अपना लिया है। तुर्की में आगे बोलते हैं कि सामूहिक मन या सामूहिक चेतना में उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को दुर्खीम ने क्या कहा है, सामूहिक अभिव्यक्ति या सामूहिक प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है। तो वो जो सामूहिक चेतना है, सामूहिक चेतना से मतलब पूरे समाज का विचार। देखिए, चेतना अभी हम आगे वैसे पढ़ेंगे, इसमें चेतना दो प्रकार की बताई है दुर्खीम ने। ठीक है, चेतना को दुर्खीम ने दो प्रकार से बताया है। एक तो चेतना बताई है व्यक्तिगत चेतना, और दूसरी क्या बताई है, सामूहिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति विशेष की सोच, वो व्यक्तिगत चेतना कहलाती है। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों से मिलकर के जब समाज बन जाता है और उन व्यक्तियों की चेतना जब हम जोड़ देते हैं, तो एक सामूहिक चेतना का निर्माण हो जाता है, जो व्यक्तिगत चेतना से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो तुर्खीम का यह कहना है कि ये जो सामूहिक प्रतिनिधान है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो जो सामूहिक चेतना है, उस सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी जो समाज की सोच है, समाज जो मानता है, उसी की ही अभिव्यक्ति है। दुर्खीम ने सामूहिक अभिव्यक्ति को अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति कहा है। अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति से मतलब क्या है, समाज में जो लोग हैं, यानी व्यक्तियों की जो अभिव्यक्तियां हैं, उनकी अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, सामूहिक प्रतिनिधित्व। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति।
जो मानसिक जीवन का उच्चतम स्वरूप है, यानी लोग अलग अलग जो सोचते हैं उसका मिला जुला उच्चतम स्वरूप, और किसी समाज की बौद्धिक और नैतिक अवस्था की उच्चतम वास्तविकता है। तो देखिए, जो सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण होता है वो बौद्धिक और नैतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होता है। यानी जैसे हमने बोला राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, या हमने कुछ भी, या जो कानून की देवी है, ये सब क्या है, ये हमारा जो बौद्धिक कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि है हमारी, हमारा एक बौद्धिक प्रतिनिधित्व है, साथ ही साथ क्या है, नैतिक प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए दुर्खिम क्या बोलते हैं, समाज की बौद्धिक अवस्था और नैतिक अवस्था को उसके प्रतीक दर्शाते हैं। प्रत्येक समाज में समानता और विभिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है कि हर एक समाज में क्या होगा, भिन्नता भी मिलेगी, समानता भी मिलने वाली है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी सामाजिक प्राणियों में कुछ समान विचार होते हैं, धारणाएं भी समान होती हैं और भावनाएं भी एक समान होती हैं। तो देखिए, यदि 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में कहीं ना कहीं 60 से 70 लोग इस प्रकार के हो जाएंगे, या 60 से 70 विचार इस प्रकार के हो जाएंगे तो लोग जिस पे एग्री हो जाएंगे कि हाँ भाई ये वाला विचार तो सही है। यदि सभी लोगों से बोला जाए कि 10-10 विचार आप लोग अपने अपने दें, तो उन 10 विचारों में क्या होगा, कम से कम 4 से 5 विचार ऐसे मिल जाएंगे जिसपे सभी लोगों की सहमति बन जाएगी। तो यानी क्या है, भिन्नता होते हुए भी क्या मिल जाएगा, समानता पे लोग एग्री हो जाएंगे। इन समानताओं के आधार पर समाज में इस प्रकार के कुछ विचार, धारणाएं और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें कि समाज के अधिकतर लोग मानते हैं, और इनके प्रति जनता में क्या है, आदर की भावना होती है। तो देखिए, समाज के अधिकांश लोगों ने जिसे मान लिया वो चलन हो जाता है, वो लोग मानने लगते हैं उसे, और चूंकि सभी समाज के सभी लोग उसे मान रहे हैं, इसलिए क्या होता है, सभी लोग उसके प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं, सैल्यूट भी लगाया जाता है उसको। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान या कुछ भी हो सकता है, गीता की पुस्तक का भी सम्मान होता है, या अलग अलग समाजों में इस प्रकार के जो सामूहिक प्रतिदान होते हैं उनके प्रति जनता में क्या होता है, आदर की भावना रहती है। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उपर्युक्त सामान्य विचार, भावनाएं और धारणाएं बाद में सामाजिक जीवन में जड़ पकड़ती जाती हैं और अंत में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो देखिए, दुर्किम का ये कहना है कि समाज के लोग यदि किसी विचार पे एक मत हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 लोग हैं, 100 लोग 4 से 5 विचारों पर एक मत हो गए, तो दुर्खिम का ये कहना है कि जब भी सामूहिक क्रिया करेंगे, अंतः क्रिया करेंगे, जब भी वो मिलेंगे तो उन विचारों पर अपनी सहमति दर्शाएंगे, और धीरे धीरे वो जो विचार होते हैं, क्योंकि लोग जब भी अंतः क्रिया करते हैं तब भी उस पर सहमति दर्शाते हैं, तो वो जो विचार होते हैं वो समाज में क्या कर देते हैं, उनकी गहरी जड़ें जम जाती हैं, और धीरे धीरे वो विचार किसके रूप में, प्रतीक के रूप में निर्मित हो जाते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान। जैसे कुंभ का जो मेला होता है, उस कुंभ के मेले में क्या रहता है, लोगों की अंतः क्रिया होती है, या कुंभ के मेले का जब भी प्रारंभ हुआ होगा तो वो सामूहिक अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये सामूहिक अंतः क्रिया के चलते धीरे धीरे प्रतीक डेवलप हो जाता है। तो दुर्खिम ने इस प्रकार से क्या बता दिया है, सामूहिक प्रतिनिधान किस प्रकार से डेवलप हो जाते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधान जो होता है, यदि आपसे ये पूछने में आए कि सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति की या समाज की किस चेतना से जुड़ा हुआ रहता है, व्यक्तिगत चेतना से या सामूहिक चेतना से, तो ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, सामूहिक चेतना से। ये प्रतीक विचार धारणाएं चूंकि अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा मान्य होते हैं, इस कारण ये सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय जनता धार्मिक पुस्तकें, ये सब क्या है, सभी लोग इसको मानते हैं। ठीक, बहुत ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसका विरोध कैसा होता है, नगण्य ही
हो जाता है इसका विरोध, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मानते हैं, उसके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक उत्पत्ति। दुर्खिम बोलते हैं सामूहिक उत्पत्ति कैसे होती है। सामूहिक उत्पत्ति ऐसे अवसरों पर होती है जब समूह के सदस्य एकत्रित होकर एकत्रीकरण की प्रक्रिया में जाने वाले इन सामान्य विचारों और भावनाओं तथा क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। यानी क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया कि लोग बार बार इकट्ठा होते हैं और जिन विचारों पर सहमति होती है उसको बार बार दोहराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, सामूहिक चेतना के प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो जो सामूहिक चेतना है, तो सामूहिक चेतना का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रतीक के रूप में, क्योंकि लोग बार बार एकत्रित हो रहे हैं और बार बार उन पर अपनी सहमति दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट, इनके चलिए नेक्स्ट, इनके प्रति अधिकतर सदस्यों के दिल में एक आदर की भावना होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधानों के प्रति जो समाज होता है, समाज के लोग, उनमें आदर की भावना होती है उन सामूहिक प्रतिनिधानों के प्रति। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और आदर की भावना है सभी लोगों के मन में। सम्मान और आदर की भावना में अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति साधारण जो जनता होती है उसकी अपेक्षा जो सेना के जवान होते हैं उनमें राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के संवेदनाएं ज्यादा होती हैं, वो इमोशनली ज्यादा जुड़े रहते हैं, आदर का भाव भी ज्यादा होता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व रूपी प्रतीक व्यक्तियों पर अपना प्रभाव पूर्ण रूप से डालते हैं और व्यक्तियों के सम्मुख दूसरा कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वे उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहारों को आयोजित करें। इसका मतलब क्या है कि सामूहिक जो प्रतिनिधान है, सामूहिक प्रतिनिधान में दबाव का गुण होता है, वो व्यक्ति के ऊपर प्रेशर डालता है कि आपको मेरे अनुसार ही कार्य करना होगा। व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। नेक्स्ट, व्यक्ति की इच्छा इस संबंध में पूर्णतः दब जाती है क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म किससे हो रहा है, सामूहिक चेतना से हो रहा है। यानी देखिए, आप जैसे भीड़, यदि आप किसी भीड़ में रहते हैं और भीड़ में, जैसे मैंने भी आपको बताया, कुंभ कुंभ में आप पहुंचे, भीड़ में है, भीड़ में आपने देखा कि सभी लोग नदी में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, तो आप अकेले यदि ये सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है कि उस समय आपकी सोच काम नहीं करेंगी और आपके साथ के जो लोग हैं वो आपको ले जा करके और आपको डुबकी लगवा देंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि सामूहिक प्रतिनिधान में व्यक्तिगत चेतना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि सामूहिक चेतना उस पर प्रभावी होती है। तुर्खीम के अनुसार समस्त सामाजिक तथ्यों, नैतिकता, मूल्य, धर्म, ज्ञान, ये सब क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों के स्रोत हैं। यानी इसी नैतिकता से, धर्म से, ज्ञान से, इन्हीं से मिलकर ही क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों का जन्म धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट, सामूहिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना समूह के सदस्यों का कर्तव्य होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखते हैं। तो देखिए, जो भी सामूहिक प्रतिनिधान होता है लोग उसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज है या कोई भी सामूहिक प्रतिनिधान है, लोग क्या करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों का उनके प्रति आदर और सम्मान जुड़ा हुआ है। सामूहिक प्रतिनिधित्व को दुर्खीम ने सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। दुर्खीम क्या बोलते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल प्रतीक बन गया है और उस प्रतीक का कोई मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो समाज के लिए उपयोगी है क्योंकि इसके बिना सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहारों का संगठन और नियंत्रण संभव नहीं हो सकता। तो यह सामूहिक प्रतिनिधान ही है जो क्या करता है, व्यक्ति के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है और पूरे समाज को क्या करता है, संगठित रखता है। नेक्स्ट, तुर्कीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषताएं बताई हैं, पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में। ये सारे समाज में फैला होता है, यानी कि संपूर्ण समाज में आप इसको देख सकते हैं, और व्यक्ति के ऊपर क्या रखता है, नियंत्रणात्मक प्रभाव। यानी आपकी जो व्यक्तिगत चेतना है, व्यक्तिगत इच्छा है, उससे आपको काम नहीं करने देगा। हमें कहीं ना कहीं
जो सामूहिक प्रतिनिधान है उससे नियंत्रित होकर ही काम करना पड़ता है। दीपावली के समय नए कपड़े का कहना चाहिए कि चलन है, तो नए कपड़े ही पहनना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो दीपावली को पुराने वस्त्र पहन करके घूमूंगा। तो ये व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण डालने का कार्य करते हैं। तो ये सामूहिक प्रतिनिधानों को लेकर के इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामाजिक तथ्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, यांत्रिक और सावयवी एकता। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दुर्खिम का, काफी महत्वपूर्ण देन है दुर्खिम के पूरे समाजशास्त्र को। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा, जल्दी मिलेंगे। कुछ आपको कुछ कांटेक्ट हो, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।